कि लोग बोलते हैं कि हिंदू पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ना है, करंट अफेयर्स अपडेट करने हैं। देयर वेयर मेनी अप्स एंड डाउन्स ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन। सर, आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तब आपने क्या इश्यूज फेस किए थे कि टेस्ट सीरीज, कोचिंग और सेल्फ स्टडी कैसे मेंटेन करे? यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस का एक अलग अप्रोच होता है। भी न्यू कमर है, ओके, उनको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए उन? तो दिल्ली में आया, बहुत सारे लोग ओआरएन करोल बाग में बहुत सारा कंपटीशन देख के मैं थोड़ा सा डर गया, घबरा गया। और टॉकिंग अबाउट माय एजुकेशनल बैकग्राउंड, आई वाज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ही हैज गिवन मी सजेशन लाइक हाउ टू अप्रोच द प्रीलिम्स, हाउ टू गो फॉर मेंस। मीन्स आपने 3 बार दिया, इंटरव्यू में नहीं हुआ, देन इन 2022 गेट इनटू सिलेक्शन। बेसिकली मेरी जर्नी के बारे में मैं कहना चाहूंगा तो जर्नी बहुत लंबी थी। सबसे पहला क्वेश्चन, सर दिल्ली आना जरूरी होता है? हेलो गाइस, वेलकम टू हैबिटेट आईएएस। आज हमारे साथ है सागर खरडे सर। सागर खरडे सर रिसेंटली currently is in IPS service and he has secured rank 445 in 2022 यूपीएससी। और सर को रिसेंटली महाराष्ट्र कैडर अलॉट हुआ है। एम आई राइट सर? यस सर, यस यस। सर, वेलकम टू हैबिटेट आईएएस। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस गाइडेंस प्रोग्राम। थैंक यू, इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। यस सर। सर, तो बेसिकली मुझे आपसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि आपकी जर्नी के बारे में बताइए कि आपने कब से स्टार्ट किया था यूपीएससी का प्रिपरेशन एंड आपका सिलेक्शन होने तक, दैट इज 2022। आपकी कैसी जर्नी रही? तो बेसिकली मेरी जर्नी के बारे में मैं कहना चाहूँगा तो जर्नी बहुत लंबी थी, but it ended with the sweet memories, and it has got a sweet end because I got allocated to the one of the all India services, that is IPS, which was one of my dream, and also I got a home cadre. So both way I say it ended with a sweet memories. तो मेरी जर्नी के बारे में शॉर्ट में बताया तो मुझे this was my fifth attempt, and I have given 3 UPSC interviews, so it was my third UPSC interviews, and each time there were many ups and downs during my preparations. For example, like during the first attempt, I failed in prelims itself. In the second attempt, I was not able to clear I cleared the prelims but failed in the mains, and later on 2 times I failed in the interview. So this was the third interview which when I got selected. And talking about my educational background, I was a software engineer. I have worked for about 2 years in one of the software company, Accenture. So this was like when I see my journey, I see that it was an amazing experience. I don't see it was a long journey, but it was an experience which shaped me internally, which inculcated me certain habits of patience, perseverance, persistence during my preparation. So I think this is my journey. यस सर। सब आपकी जर्नी का बेस्ट पार्ट ये है कि आपसे हर एक, नॉट हर एक बट एवरी अदर एस्पिरेंट कैन रिलेट, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं पे जॉब करते रहते थे, फिर उनमें फिर एक होता है नहीं मुझे सर्विसेज में जाना है, देन दे सडनली चेंज देयर पाथ, यहाँ पे आते हैं एंड बीइंग ऑल दोस डिफीट्स, जैसे प्रीलिम्स हो गया, प्रीलिम्स नहीं हुआ, देन मेंस 3 बार रहा, मेंस आपने 3 बार दिया, इंटरव्यू में नहीं हुआ, देन इन 2022 गेट इनटू सिलेक्शन। तो हर एक एस्पिरेंट का ये होता है कि नहीं मुझे भी कहीं ना कहीं पे सिलेक्शन चाहिए रहता है, बट इतना वेट करना और ये परसिवरेंस सबकी बात नहीं होती। कोई पूरा अपने पास से भटक जाता है कि नहीं होगा मेरे साथ, तो ये काफी डिमोटिवेट होता रहता है एस्पिरेंट्स को। तो आई होप आज के इंटरव्यू से बहुत सारे एस्पिरेंट को ये सीखने को मिलेगा कि परसिवरेंस को कैसे मेंटेन करें, मोटिवेशन को कैसे मेंटेन करें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पढ़ाई कैसे करें। ओके, सो बेसिकली Yes. आई स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरव्यू। तो ये इंटरव्यू कुछ इस बात में चला गया कि जो भी न्यू कमर है, ओके, उनको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, उनके जो डाउट्स होते हैं कि टेस्ट सीरीज, कोचिंग और सेल्फ स्टडी कैसे मेंटेन करे, अगर डीमोटिवेट हो रहे तो खुद को कैसे मोटिवेट रखे थ्रू आउट द ईयर, एंड आफ्टर दैट वैल्यू एडिशन फॉर मेंस। मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ कि सर हैज स्कोर्ड गुड मार्क्स इन मेंस। सर ने 2020 में जो सब सर का मेंस था तब उन्होंने 375 स्कोर किया था, बट इन 2021 he has increased his scores by 46 marks. That is 2021 में सर ने 421 स्कोर किया था एंड 2022 में सर ने 416 स्कोर किया था। तो पूरा ऐसा हमारा एक जर्नी रहेगा, और उसमें एक मैं क्वेश्चन स्पेसिफिक सर से पूछूंगा एंड में कि सब प्रीलिम्स के बाद हमें क्या करना चाहिए जो भी प्रीलिम्स फेल होते हैं, क्योंकि यहाँ मैं ओआरएन में भी देखता हूँ, करोल बाग में देखता हूँ कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं ना प्रीलिम्स के ट्रैप में फंस गए हैं, ना वो कभी मेंस करते हैं, वो
थ्रू आउट द ईयर सिर्फ प्रीलिम्स ही करते रहते हैं, तो उसके बारे में भी सर आपसे कुछ राय लेना चाहूंगा। ओके सर, तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका ये कि सर आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तब आपने क्या इश्यूज फेस किए थे, क्योंकि जैसे आपने बताया कि आपने फर्स्ट प्रीलिम्स आपका क्लियर नहीं हुआ था, तो होपफुली आपके कुछ तो इश्यूज रहा होंगे जो अपने सेकेंड अटेम्प्ट में उनको पॉइंट आउट करके उनके ऊपर काम किया होगा, तो ऐसे क्या इश्यूज थे? बेसिकली मैं जब पुणे से दिल्ली आ गया, बेसिकली मैं जॉब कर रहा था। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि आई विल कीप माय जॉब एंड आई विल स्टार्ट अ फुल टाइम प्रिपरेशन। सो मेरा एक मोटिव था कि दिल्ली जाकर पढ़े। बेसिकली आई हैव नॉट ज्वाइन एनी ऑफ द क्लासेस मैंने किए नहीं थे, क्योंकि आई आई फील दैट इट वाज नॉट नेसेसरी एंड उतने पैसे भी नहीं थे उस टाइम। मैंने जब दिल्ली आया तो माय प्रिपरेशन स्टार्टेड। मतलब दिल्ली में आया, बहुत सारे लोग, ORN करोल बाग में बहुत सारा कंपटीशन देख के मैं थोड़ा सा डर गया, घबरा गया। इतने सारे लोगों में से अगर 1000 लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, कभी कभी 700 600 लोग सिलेक्ट होते हैं, उसमें से IAS IPS सिर्फ 300 400, तो हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे लाइक इस कंपटीशन में। तो थोड़ा सा डर गया। बट स्टार्टिंग में कैसा था कि थोड़ा सा वो एक जब नए बच्चे आते हैं, अलग ही रहता है कि वी विल डू इट इन फर्स्ट और सेकंड। मतलब एक कॉन्फिडेंस रहता है कि फर्स्ट और सेकंड में कर लेंगे। यस सर। उसी तरह स्टडी स्टार्ट कर ली। मुझे एक 2 3 सालों में ये, मतलब मैं जब स्टडी करने के बाद मुझे पता चला कि मेरी जो प्रिपरेशन है बहुत ज्यादा स्कैटर थी। सर स्कैटर्ड एज इन मतलब आप उसको कैसे डिफाइन करोगे? क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा था। वी हैव नॉट क्या, मतलब इतना सिलेबस है, मतलब बहुत सारे अपने 9 सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये सब जो सब्जेक्ट्स है, तो हमें इतनी पढ़ने की आदत नहीं है। मतलब इतना जो डाइवर्स जो अरीना दिया है सोशल, मतलब सोशल साइंस का, वो अरीना हमें पढ़ने की आदत नहीं है। और उसमें उससे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हिंदू पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ना है, करंट अफेयर्स अपडेट करने हैं, बेसिक बुक्स पढ़ने हैं, हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के कुछ नोट्स आते वो पढ़ने हैं। तो इतना सारा कैसे पढ़े, तो मैं ये पढ़ने स्टार्ट किया। पर जब फर्स्ट प्रीलिम्स आया फेस, आई वाज नॉट एबल टू कंप्लीट द पेपर, लाइक आई हैव नॉट एबल टू द पेपर। मोस्टली 70 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए, तो फेल तो होना ही था, बिकॉज आई एम नॉट, इतने कम क्वेश्चन में पास होना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो आई थॉट लाइक किधर तो अप्रोच, लाइक माई अप्रोच वॉज रॉन्ग टूवर्ड्स प्रीलिम्स। लाइक यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस का एक अलग अप्रोच होता है पढ़ने में, एक अलग अप्रोच। बहुत यस। सारे टॉपर्स ने भी बताया होगा कि हाउ टू स्टडी फॉर द प्रीलिम्स, हाउ टू स्टडी फॉर द मेंस। तो ये जो दिक्कतें आती है, ये बहुत ज्यादा मैंने फेस की थी। उसके सब्सिक्वेंट आइटम में मैं ये, मतलब जो जो कमियां थी, तो मैं रेक्टिफाई करते गया। ओके सर, यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि जो 2018 में आपका प्रिपरेशन तो आपने पूरा साल दिया था, राइट? कि ऐसा था कि आप जॉब के साथ कर रहे थे, आप पूरे साल 2018 में नहीं, प्रिपेयर किए? पूरा साल दिया, यस, फुल पूरा टाइम। साल देखे भी आपको यस। लगा कि नहीं मेरी प्रिपरेशन में कुछ तो कमी रही होगी। वो कमी क्या थी? जैसे टेस्ट सीरीज कम सॉल्व किए थे, रिवीजन कम हुए थे, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी ने आपको बताया नहीं कि पीवाईक्यू को कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब। तो बेसिकली यही होता है। बेसिकली जब न्यू एस्पिरेंट्स जब आते हैं, मोस्टली दे ज्वाइन द क्लास, एंड क्लासेस का शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, दिन भर क्लासेस करते हैं, तो हम्म। फिर सेल्फ स्टडी करने का टाइम नहीं मिलता। एंड सेकेंडली, इट्स नॉट अबाउट जस्ट studying books or something, but we have to follow reverse engineering. What I call it reverse engineering tactics. रिवर्स इंजीनियरिंग टैक्टिक्स में क्या होता है, अगर तुम बुक्स पढ़ते हो, इट इज ओके, मतलब फर्स्ट सेकंड रीडिंग में बुक्स पढ़ लिया, लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए पढ़ लिया, दैट इज ओके। बट आफ्टर समटाइम्स यू हैव टू गो फॉर रिवर्स इंजीनियरिंग। मतलब क्या होता है, जो PYQs होते हैं, जो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन होते हैं, सो मल्टीपल टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी चाहिए। उससे रिवर्स इंजीनियरिंग से और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा ये मिसिंग था कि मैं सिर्फ बुक्स पढ़ रहा था। ओके। लाइक किसी ने ये कहा ये बुक्स पढ़ो, तो मैं पढ़ रहा था। किसी ने जो हिस्ट्री के लिए बोला कि ये बुक्स अच्छा है, तो ये बुक्स भी मैं पढ़ रहा था। मैंने क्लासेस ज्वाइन नहीं की थी, पर जो बच्चे जो लाइब्रेरी में जो क्लासेस के लिए जाते थे, तो यस। उनसे पता चलता, अरे ये बुक्स अच्छा है, तो ये पढ़ लिया। तो बेसिकली आई विल से दैट स्टिक टू वन बुक एंड रीड दैट बुक्स मल्टीपल टाइम्स एंड लेटर ऑन गो फॉर रिवर्स इंजीनियरिंग। मतलब प्रीलिम्स का ट्राई टू अंडरस्टैंड द यूपीएससी। यूपीएससी के जो क्वेश्चन सेट्स करते हैं, वो किस प्रकार से सेट करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। वो कब अंडरस्टैंड हो जाएगा, जब आप मल्टीपल PYQs सॉल्व कर पाएंगे। मतलब जब PYQ सॉल्व करो, उसके बारे में जो जो ऑप्शंस दिए, उसके उससे उस पे थोड़ा सा रिसर्च करो। सो
इन जो नेक्स्ट ईयर था उसमें मैंने ज़्यादा PYQ सॉल्व किए, ज़्यादा टेस्ट सीरीज सॉल्व की, तो उससे मुझे फायदा हुआ कि सेकेंड अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स, मतलब 120 मार्क्स उस टाइम मुझे मिले थे 2019 के जो अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में अच्छे मार्क्स आए। सर तो यहाँ पे मुझे और एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने बोला था कि 2018 में आपकी प्रिपरेशन काफी स्कैटर्ड थी, मतलब आपको कोई एक मेंटोर नहीं था कि आपको गाइड करे थ्रू आउट द टाइम कि इसको ऐसे ऐसे पढ़ना है। तो मैं क्या पूछ सकता हूँ कि ये 18 और 19 में ये फर्क हुआ था कि आपके पास 19 में एक प्रॉपर गाइडेंस सिस्टम था कि ओके मुझे ये किताब से बस इतना ही पढ़ना है या फिर ऐसे पढ़ना है, कोई आपको बताने वाला था कि इतना ही पढ़ो, इतना ही करंट अफेयर करो, पीवाईक्यू इतने ही करो, कुछ ऐसा किसी मेंटोर का रोल था आपके 19 के अटेम्प्ट में? बेसिकली आई विल से दैट जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए मुझे ऐसी कोई मेंटरशिप ज़्यादा कुछ मिली नहीं, पर मेरा एक दोस्त था, ही गॉट सिलेक्टेड इनटू द IAS, Madhav Gitte. He is in Karnataka cadet. He is my senior as well, Okay. and one of my friends. So he got selected in his first second attempt. Okay. So he was basically guiding me to like he was basically guiding me for prelims as well as mains. तो मैंने उसके ही notes रेफर भी किए थे mains के लिए, and he has given me suggestion like how to approach the prelims, how to go for mains. सर तो मैं So I will say that mentorship is one is necessary. ओके I will. यस सर, तो यही क्योंकि मेंटर का रोल बहुत सारे बच्चे ईगो पे ले लेते हैं कि मैं तो कर लूंगा खुद से, मैं यूट्यूब से देख के कर लूंगा। अब यूट्यूब से देख के कर लोगे, कोचिंग से भी कर लोगे, बट एक मेंटर होना बहुत जरूरी हो जो आपको पता लगे कि आप कहाँ पे पीछे हो रहे हो और आपके प्रॉपर गाइडेंस दे सके। राइट सर? यस यस, मेंटरशिप इज, अगर मेंटरशिप के आपके इंडिविजुअल पॉइंट्स, आपकी इंडिविजुअल वीकनेस पता चलते हैं। बेसिकली ऐसा नहीं कि मेंटरशिप ही चाहिए, आप खुद से भी एनालाइज करके भी कर सकते हो, बट इट माइट टेक लॉट ऑफ टाइम्स इफ देयर इज अ मेंटर एंड इफ ही इज अ सिलेक्टेड, इफ ही हैज appear for prelims means and he has a large experience, he can guide you well, I think so. यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। सर तो बेसिक अभी जो मैं क्वेश्चंस पूछूंगा तो एक न्यू कमर के पर्सपेक्टिव से पूछूंगा जिन्होंने फर्स्ट ईयर से, अब जिसका उनका फर्स्ट ईयर है। सबसे पहला क्वेश्चन, सर दिल्ली आना जरूरी है क्या? क्योंकि आप पहले पुणे में प्रिपेयर कर रहे थे, फिर आप दिल्ली आ गए, तो ऐसा क्या था कि आपको दिल्ली आना पड़ा? और अगर कोई नया एस्पिरेंट आ रहा है तो आप उसको सजेस्ट करोगे कि दिल्ली जाओ करके प्रिपरेशन के लिए? I believe that it depends upon the individual. ओके। दिल्ली आना जरूरी है, इसका क्वेश्चन का तो मैं डायरेक्टली आंसर नहीं दे सकता, इंडिविजुअल पे डिपेंड है। मोस्ट ऑफ ऐसा कुछ नहीं कि दिल्ली में आके ही लाइक स्टडिंग इन ORN और करोल बाग और इन दिल्ली यू विल पास द सिविल सर्विसेज। मेरे कुछ दोस्त थे वो भी सेल्फ स्टडी करके घर पे रह के उन्होंने अच्छी रैंक हासिल की है। मेरा दिल्ली आने का मकसद यही था कि मेरे कुछ दोस्त इधर थे तो उन्होंने कहा कि दिल्ली आ जाओ, तो मैं दिल्ली चला आया, बट आई गॉट लाइक पॉजिटिव एनवायरनमेंट शेयर, लाइक आप कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं रीडिंग हॉल में, तो इससे एक आप कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है अगर आप उस तरह, लाइक इफ यू सी द पॉजिटिव साइड ऑफ इट। बट अगर आप निगेटिव साइड देखते हो, दिल्ली में आके बहुत ज्यादा क्लासेस है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, सो आप कॉन्फिडेंस भी आपका लो हो सकता है, डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा है। सो आई विल से दैट इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल हैव टू टेक अ डिसीजन फॉर दैट। ओके सर। सर एक रॉ क्वेश्चन पूछूंगा, ओके, कि दिल्ली में डिस्ट्रैक्शंस के बारे में, क्योंकि मैं भी रह चुका हूँ दिल्ली में कुछ सालों के लिए ORN और करोल बाग एरिया में। तो वहाँ पे जो एवरेज है वो 24 होता है, मोर और लेस 24 एवरेज ईयर होता है। तो उसमें जो हमारे हार्मोन्स होते हैं काफ़ी उछलते रहते हैं। तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि सर ये वन ऑफ द मेजर रीजन है डिस्ट्रैक्शन का दिल्ली में? मतलब हाँ, ऑब्वियसली प्रोज तो बहुत है कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एनवायरमेंट, लाइब्रेरी, टेस्ट सीरीज, क्लास में जाके ऑफलाइन टेस्ट, बट ये जो फैक्टर है एज का और जो एनवायरमेंट है हार्मोन वाला, ठीक है, तो वो काफी ओवरशैडो करता है इन सारी चीजों को। सो आई विल से दैट इट इज वन ऑफ द डिस्ट्रैक्शन, नॉट द मेजर डिस्ट्रैक्शन, बिकॉज आपकी अगर लाइक इफ यू आर क्लियर लाइक व्हाई यू हैव कम हियर, अगर आपको पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्यों करना है, तो ये सारे डिस्ट्रैक्शन मायने नहीं रखते। बेसिकली आपने कहा कि बहुत सारे बच्चे कॉलेज के बाद ही इधर आ जाते थे, तो ये कॉलेज का माहौल भी रहता है, क्लासेस भी ऐसे चलते हैं लाइक ORN में, करोल बाग में, तो कॉलेज का माहौल भी रहता है। बट आपको आपके खुद पे ऊपर भरोसा रहना चाहिए कि आप, और ये आपका ऑब्जेक्टिव, आपका एम है ना जो क्लियर होना चाहिए, आप यहाँ क्यों आए हो,
आपके आपके सपने क्या है। कॉलेज का फेज तो चला गया, तो अभी कॉलेज का फेज चला गया तो आपको थोड़ी सी मैच्योरिटी 24-25 के बाद थोड़ी सी एक आनी चाहिए। तो अगर आपका ये क्लियर हो तो ये डिस्ट्रैक्शन कम हो सकते हैं। इसके लिए मैं बोलूंगा बाकी बहुत सारे ऑप्शन है डिस्ट्रैक्शन कम के लिए। सोशल मीडिया से दूर रहो यस सर। अपना। लाइब्रेरी में चाय ब्रेक थोड़ी कम ही लिया करो। और चाय ब्रेक के हाँ। हाँ, चाय ब्रेक का जो टाइमिंग होता है 5 से कोई कोई 1.5 घंटा एक्सटेंड कर लेता है, वो थोड़ा कम कर लो। क्योंकि ये सर सारे जेन्युइन रीजन है, मतलब ये कोई इसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता, बट ये एस्पिरेंट को काफी हैम्पर करता है एक टाइम टेबल के रिगार्डिंग। तो सर आपका टाइम यस। टेबल कैसा था? जैसे अगर मैं बोलूँ एक नए एस्पिरेंट को आना है और उसको जगल करना है बिटवीन कोचिंग एंड सेल्फ स्टडी, तो उसको कैसे करना चाहिए? क्योंकि एक तो आपको जीएस की कोचिंग होती है, देन आपकी ऑप्शनल की कोचिंग होती है, देन सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 पार्ट में क्वेश्चन रहेगा मेरा, कि मुझे जीएस की कोचिंग और ऑप्शनल की कोचिंग एक साथ कर लेनी चाहिए, तो वहां पे मेरा जो सेल्फ स्टडी है वो हैम्पर हो जाता है। और पार्ट 2 क्वेश्चन का पार्ट 2 है कि मुझे पहले जीएस खत्म करके ऑप्शनल खत्म करके करना चाहिए, या फिर पहले ऑप्शनल करके फिर जीएस पे जाना चाहिए? आई थिंक आई एम नॉट द राइट पर्सन टू, क्योंकि मैंने तो कोचिंग जीएस की कभी ज्वाइन नहीं की थी। यस सर। मेरे कुछ दोस्तों ने जीएस और ऑप्शनल की दोनों में एक साथ ज्वाइन की थी, बट दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द एम्पल टाइम फॉर द रिवीजन। यस सर। क्योंकि सुबह 2 घंटे 2.5 घंटे जीएस के लिए जाओ, फिर से उसके बाद ऑप्शनल के लिए जाओ, तो एक 5-6 घंटे का पूरा टाइम निकल जाता था। उसके बाद सेल्फ स्टडी करने का कोई ऐसा मतलब जो मोटिवेशन वो कुछ बचता नहीं था। बट आई विल से दैट अगर आप दोनों कोचिंग एक साथ ज्वाइन कर ले हो तो जो क्लास में कम से कम इतना तो कर सकते हो जो जीएस की क्लास में 2 घंटे में पढ़ा गया है, तो उसका रिवीजन 2 घंटे में अगले 2 घंटे में कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शनल का थोड़ा सा जो पढ़ाया गया है उसका रिवीजन कर सकते हो। तो इस हिसाब से आपको बैलेंस करना पड़ता है। और जो टाइम टेबल की बात है, बेसिकली जो नए एस्पिरेंट्स आते हैं, मतलब पहले जो आते तो उनको ज्यादा से ज्यादा टाइम निकालना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। मतलब जो बोलते हैं 10 घंटे 11 घंटे 9 घंटे, उतना तो टाइम निकालना पड़ेगा। पहले 2 साल, अगर 1 साल 1 साल 1.5 साल तो पढ़ाई करनी पड़ती है, तो ये 10 घंटे तो निकालना ही पड़ता है। इरेस्पेक्टिव ऑफ द पर्सन हु इज स्टडीइंग, 10 घंटे तो निकालना है। उसके बाद अगर आपको थोड़ा सा तीसरा आइटम हो जाता है तो आप थोड़ा सा कम कर सकते, बेसिकली आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो ये तो आपको बैलेंस करना ही पड़ेगा। ओके सर। सर जैसे ना जो भी एक नया एस्पिरेंट आता है, ऑल्दो उसने एग्जाम लाइक स्कूल में कॉलेजेस में कितने भी आंसर्स लिखे हो, कितनी भी एग्जाम्स लिखे हो अपने पूरी जिंदगी में, बट यूपीएससी में आने के बाद उसमें एक फियर रहता ही रहता है। 98% ऑफ एस्पिरेंट में ये फियर होता है सर, फियर ऑफ आंसर राइटिंग, कि मुझे आएगा ही नहीं, फिर मुझसे होगा ही नहीं। ऐसा क्या अलग होता है कि एक एस्पिरेंट को लगता है कि मेरे आंसर राइटिंग होगा ही नहीं, और वो फियर हो उसको हम उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? आंसर राइटिंग का जो फियर है वो बेसिकली हर एक में रहता है, बिकॉज वी आर नॉट ज्यादा यूज टू इट। आप आंसर राइटिंग, अगर आप सोशल साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो ज्यादा यूज टू नहीं होते आंसर राइटिंग से। एंड द वे ऑफ आंसर राइटिंग इन द यूपीएससी इज आल्सो डिफरेंट, वी रिक्वायर द मैक्सिमम पॉइंट्स, एक थोड़ा सा अलग होता है। तो बेसिकली आई विल सजेस्ट दैट आंसर राइटिंग करने के लिए, मतलब मैं एक सजेस्ट करना चाहता हूँ आंसर राइटिंग कब करनी चाहिए, कब स्टार्ट करनी चाहिए और आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए। तो मेरी एक्सपीरियंस से मैं बताना चाहूंगा कि आंसर राइटिंग आपके फर्स्ट और सेकंड रीडिंग, अगर मोस्टली सेकंड रीडिंग हो जाती है, आपके मोस्टली सारे सब्जेक्ट्स और अच्छे से क्लियर हो जाते हैं बेसिक कंसेप्ट, तब आपको आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर देनी चाहिए। एंड सेकेंडली, हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ आंसर राइटिंग, तो वो फियर ओवरकम करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो बेसिकली क्या होता है, कोई सी भी चीज अगर आप फर्स्ट से स्टार्ट करो, मतलब जब आप स्टार्ट करना चाहो तो बहुत डिफिकल्ट लगती है। यस। सो इट स्टार्टिंग इज वेरी मच डिफिकल्ट टू स्टार्ट द आंसर राइटिंग, लाइक कैसे लिखे। बिकॉज वी पढ़ना बहुत आसान है, क्योंकि पढ़ने में कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगता, आप बुक पढ़ लेते हो, पढ़ रहे हो, बट जब आप आंसर लिखने लगते हो तो आपका दिमाग चलने लगता है, लाइक हाउ टू अप्रोच। तो ये डिफिकल्ट हो जाता है तो मोस्ट ऑफ द बच्चों के लिए, तो इसलिए ये फियर ओवरकम करना चाहिए। उसी के लिए आई विल सजेस्ट दैट बेसिकली मैं क्या करता था, डेली 2 आंसर राइटिंग, मतलब दो आंसर लिखता था। मोस्टली आई हैव फॉलोड सम ऑफ द वेबसाइट्स लाइक इनसाइट ऑन इंडिया, जो वेबसाइट है इनसाइट ऑन इंडिया, तो वो वेबसाइट से जो डेली के जो 2-3 क्वेश्चंस आते थे, तो वो मैं सॉल्व करने की कोशिश करता था। और उसके बाद उसके जो मॉडल
मॉडल आंसर है वो देख के मैं अपना आंसर खुद चेक करता था। तो ओके इस हिसाब से मतलब ऐसे आप थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर सकते हैं। ओके सर, तो जस्ट एक क्वेश्चन पूछने के इसके ऊपर, जब आपने आंसर राइटिंग स्टार्ट किया था तब आपको लगा था कि अच्छा मेरा मेंस में इतना अच्छा स्कोर आएगा? डे वन याद कीजिए आप कि डे वन और जो फाइनल सिलेक्शन था, जब आपको लगा देखा आपने कि मेंस में मुझे इतने लाइक 400 प्लस 415 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तब कभी आपके वो मन में था कि नहीं मुझे तो इतने अच्छे मार्क्स आ सकते हैं आपका वो आंसर क्वेश्चन आंसर देके? क्योंकि हर एक एस्पिरेंट को यही लगता है कि यार मैं कब टॉपर जैसा आंसर लिखने लग जाऊंगा। तो आपकी उस जर्नी के बारे में बताइए कि डे वन से जो आपने स्टार्ट किया था टिल 420 मार्क्स तक जीएस में। तो अगर मैं याद करूँ अभी डे वन से स्टार्ट किया था तो मुझे पहले क्वेश्चन भी समझ में नहीं आता था। मतलब हम क्वेश्चन पढ़ते तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज। और जब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा था तो मैं मुश्किल से 4-5 लाइन लिख पाता था क्वेश्चन के बारे में, और आंसर आंसर में 4-5 लाइन मुश्किल से लिख पाता था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, बट डे बाय डे इम्प्रूव करता गया। मतलब मैंने मॉडल आंसर देखे, मैंने टॉपर्स की कॉपी देखी, टॉपर्स की कॉपी से ये हम मतलब ये कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि व्हाट हाउ दे आर जनरेटिंग मोर पॉइंट्स, व्हाट इज आस्क्ड एंड व्हाट दे आर राइटिंग। ये टॉपर से कॉपी से आप डायरेक्टली समझ सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे टॉपर्स, मल्टीपल टॉपर्स की कॉपीज देखी, उससे कुछ एनालाइज किया। तो ये धीरे धीरे धीरे, आंसर राइटिंग इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस ओके थ्रू विच यू कैन इम्प्रूव योर आंसर राइटिंग। तो ये धीरे धीरे इम्प्रूव होता गया, और उसके बाद मुझे वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर इन जीएस मुझे मिल गया उस टाइम, बोथ ऑफ द टाइम। यस सर, थैंक यू। आपने बहुत अच्छी बात करी कि ये सारी चीजें ग्रेजुअली होगी, क्योंकि बच्चा एस्पिरेंट क्या करता है कि पहले 10 दिन खुद को देखेगा और 10 दिन में नहीं हुआ तो बोलेगा यार नहीं हो रहा है, बट इसको लिटरली इट टेक्स टाइम्स। आप एक आंसर से स्टार्ट करोगे, फिर 2 पे जाओगे, फिर 5 पे जाओगे, फिर 10 पे जाओगे, अल्टीमेटली जब एग्जाम आएगा तब आप 20 आंसर्स एक साथ लिखोगे। ओके सर, इसके साथ और एक, यस सर आप कुछ कह रहे थे? I would like to add, I would like to add one point. Like मुझे पहले ऐसा लगता था कि जीएस में 20 क्वेश्चन 3 आवर्स में कैसे होंगे, सो इट यस। सीम्स डिफिकल्ट, क्योंकि आप वन आंसर लिख नहीं पाते और आपको 20 क्वेश्चंस लिखने हैं। मैंने जब 1-2 बार टेस्ट लिखी थी तो मैंने फर्स्ट फुल लेंथ टेस्ट में सिर्फ 8 to 10 ही क्वेश्चन कवर कर पाया था। ओके सो उस टाइम ऐसा लगता था कि अपने से नहीं होगा, मतलब 3 घंटे में 20 आंसर, इट इज नॉट पॉसिबल। बट मैं यही कहना चाहूंगी, आंसर राइटिंग इट कम्स ग्रेजुअली। तो आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहे। डेली का 1 आंसर भी आपने स्टार्ट कर दिया, 1 से भी स्टार्ट किया, और डेली 2 भी लिखते गए, तो मंथली 30 डेज में 60, ऐसे आपके हिसाब से बहुत ज्यादा आंसर हो जाएंगे। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी ग्रेजुअली लाइक यू बिकम प्रो इन आंसर राइटिंग। तो आपके और टॉपर्स कॉपी में कुछ अंतर नहीं रहेगा। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। इसी के साथ मैं आना चाहूंगा कि आपका स्कोर जो 2020 में आपका स्कोर था 375, विच वाज एवरेज। ऐसा नहीं कि बहुत कम था, काफी एवरेज था। बहुत सारे एस्पिरेंट को उतना भी स्कोर करना बहुत मुश्किल हो जाती है, बट आपने उसमें इंप्रूवमेंट करके लाइक 46 मार्क्स की इंप्रूवमेंट करी। 2021 में आपका स्कोर हो गया 421 एंड 2022 में आपका स्कोर था 416। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि आपके पास कोई एक ऐसे की थी क्या कि आपको लगा कि अच्छा ओके ऐसे वे में करूंगा तो इतना स्कोर रहेगा ही रहेगा, और आपकी क्या इंप्रूवमेंट थी उसके पीछे? तो बेसिकली क्या होता है, जब थर्ड अटेम्प्ट में मैंने जो मेंस लिखा था तो आई गॉट 375। तो उस टाइम मेरा जो स्टडी था वो एवरेज था। बेसिकली आई हैव क्लियर ऑल द कंसेप्ट्स क्लियर थे मेंस के बारे में। आई विल मतलब मैं 20 क्वेश्चंस 3 आवर्स में कंप्लीट कर पाता था। बट बाद में मुझे पता चला कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कंप्लीटिंग द पेपर, तो कुछ वैल्यू एडिशन होना चाहिए। सो आई स्टार्टेड रिसर्चिंग। तब मैंने कुछ टॉपर्स कॉपी देखी, एंड कुछ टॉपर्स से जो मेरा दोस्त था उससे कुछ मतलब उससे बात, तो मुझे पता चला कि हर एक जीएस के एक कीवर्ड्स होते हैं। GS1, GS2, GS3, GS4, हर एक जीएस का एक अलग वोकेबलरी होता है। अगर वो वोकेबलरी आप मतलब जान गए तो आपको मैं बोलता हूँ लाइक 421 तो कम है, 450 प्लस भी मार्क्स आ सकते हैं। ओके तो 400 प्लस तो मार्क्स आएगी। हर एक सब्जेक्ट की एक वोकेबलरी होती है, वो आपका जाना चाहिए। तो सपोज मैंने GS2 के लिए क्या किया, मतलब GS2 में वन ऑफ द मेरा हाईएस्ट स्कोर था, तो GS2 के लिए मैंने कुछ कीवर्ड्स निकाले। सपोज अगर आपको पंचायती राज के बारे में क्वेश्चन आता है तो कुछ कीवर्ड्स उसमें आने चाहिए, लाइक डिवोल्यूशन ऑफ द पावर, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ये जो कीवर्ड्स है, ये जो आंसर इवैल्यूएटर है जो चेक कर रहा है वो देखना चाहता है ये आंसर में आने चाहिए। अगर ये उसको देख गया और आप उसका अंडरलाइन किया तो आपको मैक्सिमम मार्क मिलेंगे। सेकेंडली, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट GS2 वैल्यू एडिशन, मैंने क्या किया, तो मैंने उसके बाद कमिटीज, आपकी जो बहुत सारी कमिटीज आती है। सेकेंडली, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आते हैं उसके बारे में लिखा। थर्डली, जो आर्टिकल्स आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स जो आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो आर्टिकल्स लिखे। किसी किसी के बॉडीज के बारे में लिखा, इलेक्शन कमीशन। तो अगर ये रिकमेंडेशन आप लिखते हो तो
आप आपकी जो कॉपी है अपने आप अलग हो जाती है बाकी लोगों से जो जनरल जनरल आंसर लिखते हैं। तो आई विल से दैट हर एक सब्जेक्ट की अपनी अपनी वोकेबलरी, अपने अपने कीवर्ड्स निकाल लो, उसके माइक्रो नोट्स बनाओ और वो बार बार पढ़ा करो। तो इससे आपका स्कोर 400 प्लस तो डेफिनेटली जाएगा। अगर आप लक अच्छा है तो 450 प्लस भी जा सकता है। ओके सर, और ये जो वोकैबुलरी है वो कैसे प्रिपेयर करें, आप एक बार वो भी हमें एक बार बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट को पता ही नहीं कि कहाँ से क्या रेफर करें। तो बेसिकली क्या होता था मैंने सिलेबस, मेंस का सिलेबस देखता था, और मेंस के सिलेबस में सपोज आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर राइटली, बट अगर सोसाइटी के बारे अगर क्वेश्चन है सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, ओके। मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप और वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन का एक आई थिंक जीएस2 में एक जीएसटी। सिलेबस में है। यस सर। तो उसके ये सिलेबस का पॉइंट पकड़ो और उसमें कौन सी कमिटीज आ सकती है वो ओके। देखो। हाँ, तो वो कमिटीज, ये कमिटीज के बारे में रिसर्च करो थोड़ा सा। वो ओके। कमिटीज आपको इसमें मिल जाएंगी। सपोज टॉपर्स कॉपी में अगर कुछ टॉपर्स में लिखी है वो आप अपने अपने माइक्रो नोट्स में ऐड कर सकते हो। अगर आप कोई कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो उसमें मॉडल आंसर में भी बहुत सारी कमिटीज लिखी है, उससे आप कॉपी कॉपी करके अपने माइक्रो नोट्स में ऐड कर सकते हो। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके अपने खुद के माइक्रो नोट्स बना सकते हो फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। ओके सर, चलेगा। मतलब एक आइडिया आ गई कि हमें वैल्यूडेशन बेसिकली करनी क्या है, कि जो भी सब्जेक्ट है तो उनके क्वेश्चंस देखने हैं और उनके एक कीवर्ड्स होते हैं, हर एक के सोसाइटी के अलग कीवर्ड्स होंगे, ज्योग्राफी के अलग कीवर्ड्स होंगे, वो टॉपर्स कॉपी, थोड़ा गूगल, एंड देन जो हमारा मॉडल आंसर्स होंगे टेस्ट सीरीज के, वहां से हमें मिल सकते हैं। मतलब सर यस यस। मैं एक ऐसा बोल सकता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल फॉर पॉलिटी या फिर कोई गवर्नेंस का एक मुझे बेसिक रीडिंग लेके फिर इसके बाद ये सारी चीजों पे जाना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे पास कोई क्यों क्या बोलेगा कि मुझे तो शॉर्टकट चाहिए, मैं डायरेक्टली यहीं पे जाऊंगा टॉपर्स कॉपी पे या फिर मॉडल आंसर्स पे। बट आपको क्या लगता है, एक बेस होना बहुत जरूरी है तब जाके ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी, या फिर डायरेक्टली हम ऐसा शॉर्टकट ले सकते हैं यहाँ पे? तो बेसिकली क्या हो रहा है, अभी बहुत सारे क्लासेस डायरेक्टली शॉर्टकट लेने की कोशिश कर रहे हैं, बट आई विल सजेस्ट दैट आपको बेसिक्स, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, बेसिक्स अगर अगर बेस क्लियर है तो पहले बेस क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ही आप कीवर्ड्स और जो टॉपर्स कॉपी है वो कैसे एनालाइज करते हैं आंसर, तो मतलब वो सीख सकते हैं। डायरेक्टली गोइंग फॉर द कीवर्ड्स यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, विल नॉट एबल टू लाइक, तुमने कीवर्ड्स रट भी लिया तो वो कहाँ पुट करना है ये भी पता नहीं चलेगा। यस। बट आपके अगर कंसेप्ट क्लियर है गवर्नेंस के बारे में, सोसाइटी के बारे में, तो आपको कीवर्ड याद है तो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, सर तो जो आपका मेंस का स्कोर था, आपने तो बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए कि स्कोर कैसे करें ज्यादा, 400 प्लस, आप तो कह रहे थे 450 प्लस भी कर सकते हैं सर। इसमें और एक पॉइंट है कि एथिक्स, में अगर देखूं मैं, किसी को 80 तक 85 भी मार्क्स आते हैं और किसी को 120 प्लस भी मार्क्स आते हैं, और आपकी बात करूं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रखे हैं, लाइक यू हैव स्कोर्ड डिसेंट मार्क्स इन एथिक्स। तो एथिक्स के बारे में सर बताइए कि कैसे प्रिपेयर करें एथिक्स को हम? इथिक्स, आई विल से इथिक्स इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू प्रिपेयर। मतलब इथिक्स का सब्जेक्ट है जो इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द सिलेबस, और सिलेबस के हर एक पॉइंट, सपोज इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, जो हर एक पॉइंट है उसकी डिफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, और उसके बारे में कुछ एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए जो रियल लाइफ से जुड़ सके, जो हिस्टोरिकल वे से जुड़ सके। सेकेंडली, फॉर वैल्यू एडिशन, बेसिकली मेरी बात की जाए तो मैंने वैल्यू एडिशन के लिए मोस्टली आई यूज्ड टू रेफर सम एंशिएंट, जो रामायण महाभारत के जो पूरे एग्जांपल्स थे वो रेफर किया करता था। कुछ सपोज इंटीग्रिटी ऑनेस्टी के बारे में आया तो महाभारत के कुछ जो कैरेक्टर्स है उसके बारे में लिख दिया। कुछ परसिवरेंस के बारे में आ जाए तो अर्जुना के बारे में लिख दिया। तो ऐसे जो जो कीवर्ड्स और जो निष्काम कर्म, ऐसे जो कुछ कुछ कीवर्ड्स है तो ये मैंने याद कर रखे थे। तो इथिक्स मतलब इस वे से आप इथिक्स को प्रिपेयर कर सकें। ओके। और अगर आपसे कुछ मतलब आप पूछेंगे कि अगर ये एग्जांपल्स कहाँ से ले लिए, तो एग्जांपल्स के बारे में मैं आई विल से दैट आई हैव कलेक्टेड इट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। टॉपर्स कॉपी में बहुत सारे अच्छे एग्जांपल्स मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि मॉडल आंसर में भी बहुत सारे एग्जांपल, ये एग्जांपल आपको सिर्फ इकट्ठा करने हैं और आपके खुद के लैंग्वेज में लिख के वो आपको याद करने हैं। सो इस वे लाइक अगर आप इथिक्स को सिंपल रखें तो आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल सकता है। ओके सर, थैंक यू सर। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप एथिक्स में जैसे पार्ट ए और पार्ट बी, जैसे पार्ट बी केस स्टडीज है, तो जो थियोरी पार्ट हम लोग पढ़ते हैं, जो आप बोल रहे हैं कि एग्जांपल्स एंड ये जो डेफिनेशंस आपने पढ़ी थी, तो वो पार्ट टू में जो केस स्टडी आप लिख रहे थे, तो वहां पे उनका क्या यूज होता है, कैसे यूज करते हैं बेसिकली? और बेसिकली पार्ट टू जब केस स्टडी में आपको यूज करना है तो बेसिकली नाउअडेज दे आर आस्किंग मतलब डिफरेंट टाइप्स के केस स्टडी। जो पुराने वो थोड़ा सा प्रोज कॉन्स के केस स्टडीज थोड़े
से कम हो गया और नए नए केस स्टडी, तो उसमें आपको एग्जाम्पल भी सब्सटेंटिएट करने पड़ते हैं। तो इस वजह से आप ये एग्जाम्पल जो आपने पार्ट ए में पढ़े वो उधर सब्सटेंटिएट कर सकते हैं। ओके। सेकेंडली, जो जो कीवर्ड्स है जो पार्ट ए में है, वो केस स्टडी में सारे कीवर्ड्स आने चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा कीवर्ड, आपको अगर उसके बारे में बेसिक जानकारी है तो आपको पता होना चाहिए कि ये कीवर्ड यहाँ यूज कर सकते हैं। तो जो कीवर्ड्स है तो सेकेंड पार्ट में आप यूज कर सकते हो। तो बेसिकली मैं कहा जाऊंगा कि केस स्टडी इज नॉट अबाउट जस्ट, मुझे केस स्टडी इज नॉट सेपरेट। केस स्टडी जो आपने पूरा जीएस पढ़ा है, ओके। जीएस 1 2 3 4, तो उसका मिक्सचर है। सपोज आप केस स्टडी में कुछ आर्टिकल्स भी डाल सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल। केस स्टडी में आप कुछ जो एक्ट्स है, सपोज SC ST एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट, तो ये भी एक्ट आप डाल सकते हो। तो ऐसे अलग अलग एक्ट्स, अलग अलग कमिटीज, सब रिकमेंडेशन, ये भी आप डाल सकते हो। तो इससे आपको वैल्यू एडिशन हो जाता है केस स्टडी में। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट सेशन के इसमें बढ़ते हैं। तो सर बेसिकली अभी जैसे रिजल्ट आ जाएगा अब कुछ 1-2 दिन में, या फिर कमिंग वीक में तो आ ही जाएगा, 2024 का रिजल्ट है। पर यहाँ पे जो प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे उनको गाइड करने के लिए तो बहुत लोग होते हैं, उनको बताने के लिए चलो मेंस आ गए, मेंस का ऐसा प्रिपेयर करो, ये टाइम प्लान, ये स्टडी प्लान। बट जो फेल होते हैं वो काफी लूज पड़ जाते हैं अपने प्रिपरेशन में, कि उनको लगता है कि अरे काफी टाइम है अभी मेरे पास, तो लिटरली बहुत टाइम है, पूरा साल है, अब अभी से मैं अब घर चला जाता हूँ 1 मंथ और मैं वहां पे थोड़ा सा रह लूंगा, फिर आके फिर वापस आने के बाद वो वापस बहुत धीमे हो जाते हैं। देन तब तक मेंस का ये आ जाता है, पेपर आ जाते हैं, मेंस का पेपर देखने में लग जाते हैं, फिर ऑप्शनल उठाएंगे, 1 आध महीना ऑप्शनल करेंगे, फिर दिवाली आ जाएगी, फिर दिवाली में घर चले जाएंगे और मोस्टली डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। फिर दिवाली से आने के बाद बोलेंगे यार मेरा तो पिछले बार प्रीलिम्स नहीं हुआ था, मुझे 7-8 महीने पहले ही प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। तो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, बट वो 8 महीने में सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ना बहुत ही मोनोटोनस हो जाता है। तो आप कुछ एक टाइमलाइन देना चाहोगे उन एस्पिरेंट्स के लिए कि अगर वो प्रीलिम्स फेल कर रहे हैं तो उनको अपना मोरल कैसे हाई रखना है और डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहना है? आपने सही बात की है। मोस्टली 70 to 80% ऑफ द एस्पिरेंट्स है ये 3-4 महीने में जो दिवाली और लाइक दिसंबर तक कुछ नहीं करते। बेसिकली क्या होता है, प्रीलिम्स फेल करने के बाद एक कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, उसके बाद कुछ करने का मन नहीं करता, ऊपर से एक गाइडेंस नहीं रहता कि क्या करना चाहिए। मोस्टली लोग प्रीलिम्स के चक्कर में फंस जाते हैं। प्रीलिम्स पास होने के बाद मैं मेंस का पढ़ाई करूंगा, प्रीलिम्स पास होने के बाद मैं देखूंगा मेंस की कैसी पढ़ाई करती है, अभी तो मैं प्रीलिम्स ही करना है। तो बेसिकली आई विल सजेस्ट दैट दिस इज टोटली रॉन्ग। ये जो 3-4 महीने है दिवाली या दिसंबर तक, ये बहुत क्रूशियल है। ये अगर ये महीने में आप पढ़ाई करोगे तो अगले महीने आप लाइक अगले साल आप लिस्ट में रहोगे। अगर ये 4 महीने आपने वेस्ट कर दिए तो आप प्रीलिम्स तो पास कर लोगे जैसे तैसे, लास्ट के 3-4 महीने पढ़े, बट यू विल नॉट एबल टू क्लियर द मेंस। तो बेसिकली क्या होता है, ये 4 महीने अभी से, अगर अभी 15 दिन तो चले गए, 15 दिन तो हो ही गए, अभी मोस्टली छुट्टी तो खत्म होनी चाहिए। अभी जो एस्पिरेंट्स आए कल परसों में रिजल्ट लग जाएगा, अगर फेल भी हो गए तो भी आपको मेंस का पढ़ना है, पास भी हो तो भी पढ़ना है। तो मेंस की पढ़ाई फेल होने के बाद भी चालू रखिए। और अगर आप अगर मेंस का पढ़ाई करते हो, मतलब अगर 3-4 महीने आप, मतलब कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। बेसिकली ऐसा होता है कि आप प्रीलिम्स में सिर्फ जीएस मतलब जो हिस्ट्री ज्योग्राफी ये कोर सब्जेक्ट पढ़ते हो, पर इथिक्स ऐसे और कुछ गवर्नेंस का पार्ट होता है जो हमेशा निग्लेक्टेड रहता है। तो बेसिकली आई विल सजेस्ट दैट आप इथिक्स ऐसे और ऑप्शनल का ये 3 सब्जेक्ट अगर दिवाली तक कंप्लीट कर देते हो, दिवाली या नवंबर तक, तो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। आप 100% नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन आएगा, नेक्स्ट जो आइटम आएगा उसमें आप 100% सिलेक्ट हो जाओगे। आई विल सजेस्ट दैट ये 3 सब्जेक्ट आप अच्छे से पढ़ाई करो और ये 3-4 महीने बहुत क्रूशियल है। इट विल चेंज योर प्रिपरेशन लाइक योर एंटायर लाइफ। सर फिर हम लोग इसमें कुछ और सब्जेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रॉम GS1 सोसाइटी और ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट, देन इन GS2 IR हो गया, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, एंड GS3 में डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट एग्रीकल्चर। राइट सर, ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक मेंस रिलेटेड होते हैं, तो ये सारी चीजें हमें पहले प्रिपेयर करके रखनी चाहिए। राइट? यस सर, ये जो मैं मतलब प्रीलिम्स में नहीं है ना, जो सिलेबस मेंस में, वो पहले से आपका प्रिपेयर होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि से आपने जो मेंस पढ़ा दिसंबर तक तो ये प्रीलिम्स के लिए फायदा नहीं होगा। अगर ये आपके बेसिक सब क्लियर हो जाते हैं, इसका फायदा आपको प्रीलिम्स में भी हो जाएगा। आपका प्रीलिम्स का जो पर्सपेक्टिव होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने का पर्सपेक्टिव
होता है वो जो ब्रॉडर हो जाएगा, तो इसका फायदा आपको प्रीलिम्स में भी हो जाएगा। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद हम लोग रैप अप कर देंगे ये सेशन। बट ये क्वेश्चन है कुछ एकेडमिक से रिलेटेड नहीं है, ये जनरल लाइफ से रिलेटेड है। तो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी एक एस्पिरेंट होता है, वो 4 से 5 साल तक लगे रहता है कि यार चलो फर्स्ट अटेम्प्ट दे दिया, प्रीलिम्स क्लियर कर दिया, सेकंड अटेम्प्ट में भी प्रीलिम्स नहीं हुआ, थर्ड में भी नहीं हुआ, फोर्थ में शायद हो जाए, फिफ्थ में भी शायद हो जाए, बट मेंस क्लियर नहीं हो रहा है। बट जब कोई भी एस्पिरेंट यूपीएससी की पढ़ाई करने आता है तो उसको पता ही नहीं चलता कि साइकिल से बाहर कब निकले। जैसे 5 साल आपके चले गए उसमें और आपको पता ही नहीं कि अब मुझे करना क्या है। क्योंकि अगर मैंने कोई मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड रहेगा, उसको तो 5-6 साल लिटरली आप पीछे हो आपके बाकी जो आपके साथ जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। और आप भी सर वहीं पे कहीं ना कहीं तो आपके भी दिमाग में एक चीज आई रहेगी कि मैंने जब जॉब छोड़ी थी और मेरा 5th अटेम्प्ट में सिलेक्शन, मतलब 6 साल वहां पे आपने दे दिए थे यूपीएससी को। अगर आपका 2022 में नहीं होता तो आपके मन में भी ये रहता कि अब मैं क्या करूंगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट को एक तो पता होना चाहिए कि इस साइकिल से कब बाहर निकले, या फिर एक इसका वे आउट ये भी हो सकता है कि जैसे आपने 2 से 3 अटेम्प्ट दे दिए बहुत अच्छे से, पर फिर भी नहीं आपका हुआ, तो आपको एक साइड बाय साइड कुछ ना कुछ तो आपका इंडिविजुअल कुछ करना चाहिए, पार्ट टाइम जॉब टाइप, और उसके साथ साथ प्रिपरेशन करनी चाहिए। हाँ, बेसिकली यही होता है ओआरएन में और तरुल बाग में। हमने देखा है कि लोग 4-4, 5-5 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, सिलेक्शन कभी प्रीलिम्स में फेल हो जाते हैं, कभी मेंस में, कभी इंटरव्यूज के बाद बाहर आ जाते हैं। और एक फियर भी रहता है कि अपने साथ के दोस्त आगे चले जा रहे हैं और हम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। तो Yes. बेसिकली आई विल सजेस्ट, लाइक मैंने जो मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस, मुझे ऐसा लगता है कि फुल टाइम 1-2 साल आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। 1-2 साल के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से ये करो। अगर आपका प्रीलिम में हो रहा है तो एक साइड बाय साइड आप उसी इसमें जॉब ढूंढ सकते हैं। बेसिकली अगर मेरा पहले 1-2 साल में हुआ नहीं था तो मैं पेपर चेकिंग करने लगा, मैं कुछ इंस्टीट्यूट में थोड़ी थोड़ी गेस्ट लेक्चर देने लगा, तो उससे मेरा थोड़ा सा गुजारा हो जाता था। Yes. मतलब यू कैन सर्वाइव। बट बेसिकली इसमें एक प्रॉब्लम भी है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, अगर आप ये पेपर चेकिंग में लग जाते हैं और गेस्ट लेक्चर में चले जाते हैं तो आपका पूरा टाइम उसी में वेस्ट होने लगता है। और आप मोस्टली क्या होता है कि बच्चों के पास पैसे आने लगते हैं 2-3 साल बाद, तो वो लगता है कि वो अच्छा है। पर आई विल सजेस्ट दैट आपको जितना चाहिए, मतलब आपके महीने का खर्चा है 10,000, 12,000, तो उतना ही काम करना चाहिए, ना कि आपको 25-30 हजार। आपको पैसे कमाने के हिसाब से काम नहीं करना चाहिए, जस्ट आपको सर्वाइव करना है। आपका मेन मोटिव यूपीएससी है, वो आपको 3-4 साल आपको करना ही है। और सेकेंडली आप दूसरे एग्जाम भी ट्राई कर सकते हैं स्टेट सर्विसेज के। मोस्टली सपोज महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो स्टेट सर्विसेज है वो सिलेबस ओवरलैप हो जाता है, यूपी पीएससी भी सिलेबस ओवरलैप हो जाता है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम सपोज नाबार्ड, वो भी ट्राई कर सकते हो। तो ऐसे जो गवर्नमेंट के एग्जाम है वो भी ट्राई कर सकते हो। और लास्टली आई विल से दैट पहले आपको खुद पे भरोसा होना है। बिलीव इन योरसेल्फ, बी पेशेंस, पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो और खुद पे विश्वास रखो। आपको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है तो इस हिसाब से पढ़ाई करो। ज्यादा डिस्ट्रैक्शन से बचे रहो। सोशल मीडिया जो मतलब मोबाइल और स्मार्टफोन और सोशल मीडिया जो आजकल के सबसे मतलब डिस्ट्रैक्शन है, उससे आपको बचना है। अगर ये आप बच सके तो आपकी पढ़ाई मतलब इट इज गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। ओके सर, थैंक यू सर, काफी अच्छा और इन्फॉर्मेटिव आपका ये सेशन रहा। थैंक यू ज्वाइन करने के लिए हमें। अगर आपको कुछ और इसके अराउंड कुछ और ऐड करना है स्पेसिफिकली, कि आपको आपके खुद से कुछ ऐसा बोलना है कि एस्पिरेंट्स के लिए, कि आप बोल सकते हैं अभी। तो बेसिकली आई विल से दैट, ओनली से दैट बिलीव इन योरसेल्फ। आपके लाइक खुद पे भरोसा रखो और मतलब जो होता है निष्काम कर्म करते जाओ। एक श्री कृष्ण ने बोला था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब आप अपना काम करते रहो, फल मिलेगा नहीं मिलेगा, जो कुछ भी मिलेगा वो ऊपर वाले के हाथ में है। तो आई विल से वही मैं बोला था कि डिस्ट्रैक्शन से जितना भी बच सकते हो अभी बचो। मैंने अपने एस्पिरेंट के जो पहले 3-4 साल थे, एक्चुअली मैंने कभी सोशल मीडिया का यूज नहीं किया, ना फेसबुक ना इंस्टाग्राम, कोई भी यूज नहीं किया। तो ये आई विल, मतलब मैं अभी देखता हूँ कि ये मोस्टली डिस्ट्रैक्शन की बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है इस जो। तो अगर आप बच सकते हो तो इट इज वेल एंड गुड। और बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन गॉड, बिलीव इन पेरेंट्स डे एंड, मतलब आपके माँ बाप आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो उनका सपना है वो पूरा करो। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ओके गाइस, सो लेट्स एंड द सेशन हियर। ऐसे ही हम लोग और ऐसे काफी सारे जो सर्विस में है उनको लाएंगे आपके लिए, आपके गाइडेंस प्रोग्राम की में। थैंक यू सो मच सर।